अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करने से पहले हम जो है अपने लास्ट लेक्चर का ज़रा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने उसमें क्या कुछ पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर से रिलेटेड बात की। उसके अलावा हमने हाइपोमैनिक एपिसोड्स, मैनिक एपिसोड्स और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में बात की। जी तो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट कोई भी डिसऑर्डर पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगी इस लेक्चर में। DSM-5 की क्लासिफिकेशन को अगर स्टूडेंट्स आप लोग ओपन करें तो वहाँ पे हर डिसऑर्डर को जब क्लासिफाई किया गया है, उसकी मुख्तलिफ किस्में बताई गई हैं, तो उनके साथ कुछ मेन पॉइंट्स भी जो है ना वो हाईलाइट किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को खोलें, उनको चेक करें, तो हमें मिलता है कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, उसके नीचे लिखा हुआ होता है करंट और मोस्ट रिसेंट एपिसोड मैनिक। फिर वो उनके बारे में मज़ीद है माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर विद साइकोटिक फीचर्स, इन पार्शियल रिमिशन, इन फुल रिमिशन, अनस्पेसिफाइड। फिर इसी तरह से आगे मेंशन किया गया है करंट और मोस्ट रिसेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपोमैनिक, जिनमें इन पार्शियल रिमिशन, इन फुल रिमिशन, अनस्पेसिफाइड। उससे आगे नीचे मेंशन किया गया है करंट और मोस्ट रीसेंट एपिसोड डिप्रेस्ड, जिनमें है माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर विद साइकोटिक फीचर्स, इन पार्शियल रिमिशन, इन फुल रिमिशन, अनस्पेसिफाइड। और लास्ट में जो मेंशन किया गया वो है करंट और मोस्ट रीसेंट एपिसोड अनस्पेसिफाइड। अब यहाँ पे DSM-5 में ये चीज़ें दी गई होती हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं होता है कि ये क्या है, और ख़ैर हम तौफीक भी नहीं करते कि हम इनको पढ़ लें। हमारा बेसिक इशू जो होता है, फोकस होता है, वो ये होता है कि हमें डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी ड्यूरेशन का पता चल जाए और हमें जो है डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स का पता चल जाए। बस हमने DSM-5 को रट लिया। तो बच्चे, जब तक हमें इन चीज़ों का जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं होगा ना, तो हम बता ही नहीं सकते कि हम पेशेंट जो हमारे पास आया वो किस डिसऑर्डर का आया। यही वजह है कि हम जो मतलब बेसिक सिम्टम्स वगैरह DSM के और ड्यूरेशन याद करके बैठ जाते हैं, और जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो सिम्टम्स बता रहा होता है तो हम जो है ना खुद घबरा जाते हैं कि ये बता रहा है तो हम कौन सा इसको डिसऑर्डर डायग्नोज करें, हमें तो पता ही नहीं है। अगर हमें कोई बेसिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स का पता हो तो हम उस डिसऑर्डर की तरफ उस पेशेंट को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस डिसऑर्डर से रिलेटेड और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे अगर बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की बात की जाए तो बाइपोलर ज़रूरी तो नहीं आपके पास जो भी पेशेंट आए वो उसमें सिर्फ मैनिक ही एपिसोड्स होंगी, ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं है। मुमकिन है आपके पास कोई पेशेंट है उसमें मैनिक एपिसोड्स के साथ कुछ और एपिसोड्स भी आ रही हों, मिली जुली हो, किसी और डिसऑर्डर की भी एपिसोड्स आ रही हो, क्योंकि हमारा जो DSM-5 है ना, इसमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स बयान किए गए उनमें तकरीबन जो है ना सिम्टम्स आपस में डिसऑर्डर्स के मिलते जुलते होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है कि हम अपनी इस बुक को बहुत अच्छे से याद कर सकें या समझ सकें, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम अपने इस लेक्चर में जो है इनसे मुतालिक पहले बात करेंगे ताकि हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हों, तो आगे के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी जब ये चीज़ें आएंगी तो क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पहले क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलें हम ज़रा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि DSM-5 में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। DSM-5 में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आपके पास जब भी कोई मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट आएगा और आप उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर दोगे, तो वहाँ पर हम जब मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं तो साथ मेंशन करते हैं कि ये इसकी कंडीशन माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। और ऐसी ही टर्म्स DSM-5 में भी यूज़ हुई हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको सेवेरिटी का पता होना चाहिए कि सेवेरिटी होती क्या है। सेवेरिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सेवेरिटी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्राइटेरियन सिम्टम्स, यानी जो आपको क्राइटेरिया का जो सिम्टम्स दिए गए हैं उसमें कितने सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं, और फिर द सिविरिटी ऑफ दोज सिम्टम्स। अब ये जो सिम्टम्स आपके आए हैं, ठीक है, उन तमाम सिम्टम्स की शिद्दत क्या है, एंड द डिग्री ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी, और इन सिम्टम्स के आने की वजह से कोई भी जो फ़र्द है उसकी जो फंक्शनिंग है लाइफ की वो किस कदर डिसेबल हो गई, यानी कितने उसके जो लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं वो इसकी वजह से मुतासर हुई हैं और वो उनको काम करने से
रह गया है, ठीक है, ये सिवियरिटी है। जब हम किसी भी पेशेंट को जो है डायग्नोज कर रहे होते हैं तो हम फिर उसके लिहाज से सिवियरिटी मेंशन कर देते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड के हवाले से। माइल्ड को उर्दू में कहा जाता है मामूली नौइयत का, यानी ऐसा मसला या फिर ऐसा डिसऑर्डर जो कि इतना ज़्यादा संगीन नहीं है और इसको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के ज़रिए ठीक किया जा सकता है और ज़्यादा क्लिनिकल अटेंशन जो है इसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो माइल्ड होता है। मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट कहते हैं कि मामूली से ज़रा ज़्यादा नौइयत का, यानी दरमियानी नौइयत का। यानी इसमें जो डिसऑर्डर के पेशेंट्स आएंगे वो ऐसे होंगे जिनको क्लिनिकल अटेंशन दी जाएगी और उसमें उनको साइकोथेरापीज़ या काउंसलिंग के साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी करवाई जाएंगी। थर्ड जो हमारे पास आ जाती है स्वेयर। स्वेयर एक ऐसी किस्म आ जाती है मेंटल डिसऑर्डर की जिसमें के शदीद किस्म की क्लिनिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, यानी साइकोथेरापीज़ भी होंगी, काउंसलिंग भी होंगी, उसके अलावा उनकी मेडिकेशन भी होगी और उसके अलावा बाज़ सूरतों में हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी मस्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के लिहाज से कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बाइपोलर 1 का जो है वो पेशेंट है, तो आप कैसे उसे डायग्नोज करोगे कि इसको जो है मैनिक एपिसोड्स माइल्ड आ रही हैं, मॉडरेट आ रही हैं या फिर सीवियर आ रही हैं। आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को जो बाइपोलर 1 है उसमें मैनिक एपिसोड्स का क्राइटेरिया पढ़ाया था, जिसमें क्राइटेरिया बी भी आपको एक्सप्लेन किया गया था और उसमें आपको बताया गया था कि अगर हाई एनर्जी लेवल होगा तो आपके पास कितने सिम्टम्स होंगे, जो आपको नीचे 7 सिम्टम्स दिएंगे उनमें से मौजूद होना ज़रूरी है, और अगर इरिटेबल मूड होगा तो 7 सिम्टम्स में से कितने सिम्टम्स होंगे वो मौजूद होना ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और क्राइटेरिया बी में मौजूद 7 सिम्टम्स में से उसको कुछ सिम्टम्स मौजूद हों, लेकिन उसके अलावा ए से डी तक के क्राइटेरिया जो है वो ना मौजूद हो, यानी ए का तो आपको पता चलेगा हाइपर जो एक्टिव होगा वो, लेकिन बी तक क्राइटेरिया मौजूद हो, बी के सिम्टम्स मौजूद हों, लेकिन उसकी कोई जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो रही हों, ठीक है, किसी किस्म की इम्पेयरमेंट ना आ रही हो उसके फंक्शंस में, तो हम कहते हैं कि ये जो है माइल्ड मैनिक एपिसोड का पेशेंट है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं माइल्ड जो हम मेंशन करेंगे उसमें हम कह देंगे कि मिनिमम सिम्टम्स क्राइटेरिया आर प्रेजेंट फॉर मैनिक एपिसोड्स, ठीक है, यानी मैनिक एपिसोड्स के लिए इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसको फिर पेशेंट को डील करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई मैनिक एपिसोड्स का पेशेंट आया है और आप जब उसका हिस्ट्री टेकन करते हो, उसके सिम्टम्स आपके नज़र में आते हैं, तो उसमें जो मैनिक एपिसोड्स की सिम्टम्स हैं वो होने के साथ साथ आपको नज़र आएगा कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं और उसके अलावा जो है उसकी जो जजमेंट है वो ख़राब हो गई, यानी कि उसमें जो फ़ैसला करने की सलाहियत है वो मुतासर हुई है, ठीक है। तो हम उसको कह देंगे कि ये मॉडरेट मैनिक एपिसोड जिसको आ रही है, यानी इसकी जो मेंशन करेंगे हम वो हम मॉडरेट कंडीशन को मेंशन करेंगे। क्योंकि इसमें इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हाई हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, और उसके अलावा इसका जो जजमेंट है वो इम्पेयर हो रहा है, यानी जजमेंट इसकी जो है वो ख़राब हो रही है उसकी, यानी कि आप कह लो उसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी कॉग्निशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और जब कॉग्निशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो हमारे मेंटल डिसऑर्डर का आगाज़ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो स्वेयर है, अगर आपके पास कोई ऐसा मैनिक एपिसोड का पेशेंट आया है जिसमें के मैनिक एपिसोड्स जो हैं आपका जो क्राइटेरिया बताया हुआ है वो भी सारी मौजूद हैं, उसकी एक्टिविटीज़ भी हाई हैं, उसके जजमेंट जो है वो भी उसमें भी इम्पेयरमेंट देखने में आ रही है, उसके अलावा जो उसमें है ज़्यादातर देखने में जाएगा उसमें फ़िज़िकली जो आपको सिम्टम्स हैं वो नज़र आएंगे, और उसके अलावा जो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ नज़र आएगी वो सेल्फ हार्म या फिर अदर्स हार्म, ठीक है, या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होगा उसकी कंडीशन होगी या फिर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली कंडीशन होगी, तो वो हमारी स्वेयर में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर हम उसको मेंशन कर देंगे कि ये जो कंडीशन है, ये जो पेशेंट है हमारे पास ये स्वेयर पेशेंट है मैनिक एपिसोड्स का, ठीक है। और फिर साथ हम मेंशन भी कर देंगे कि इसको ख़ास किस्म की जो है क्या कहते हैं उसको केयर जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी इसे ख़ास किस्म का जो क्लिनिकल अटेंशन है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है।
ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के हवाले से अगर आपको मैनिक एपिसोड्स आ रही हो तो मैनिक एपिसोड्स में आप इस तरीके से जो है डायग्नोज कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं DSM-5 में यूज़ होने वाली टर्म्स की। उनमें नेक्स्ट जो टर्म है वो है इन पार्शियल रिमिशन। इन पार्शियल रिमिशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, जब हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं और वो हमारा किसी भी डिसऑर्डर में वो डायग्नोसिस जो है वो पूरे ना उतर रहे हों, उसका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट ना हो रहा हो, तो हम उसे इन पार्शियल रिमिशन कह देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, जिसमें आपको बाइपोलर 1 के भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बाइपोलर 2 के भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इसको कौन सा डायग्नोज करेंगे, तो उसमें हम ये मेंशन कर देते हैं कि सम सिम्टम्स ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि इसमें मैनिक, हाइपोमैनिक या फिर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो मौजूद हैं, बट फुल क्राइटेरिया आर नॉट मेट। लेकिन इसका जो मुकम्मल क्राइटेरिया है वो पता नहीं चल रहा। जी स्टूडेंट, इन फुल रिमिशन में हम क्या करते हैं? इन फुल रिमिशन में हम बता देते हैं कि तकरीबन 2 महीने से जो है पेशेंट के अंदर कोई भी ऐसी अलामात, कोई भी ऐसे साइंस, सिम्टम्स जो है वो नहीं आ रहे जिससे फर्द की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही हो। तो ये हम उस वक्त मेंशन करते हैं जब हम किसी भी पेशेंट को क्लैरिफाई कर रहे हों कि अब इसका मेंटल डिसऑर्डर जो है वो नहीं रहा। असल में मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके दोबारा से होने के चांसेस होते हैं कि वो अगेन हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और उसे मुकम्मल तौर पे हम कह देते हैं जी अब आप ठीक हैं, तो फिर हम उन्हें ये रिमार्क्स दे देते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं विथ साइकोटिक फ़ीचर्स की तरफ कि DSM-5 में विथ साइकोटिक फ़ीचर्स जो डिसऑर्डर्स के साथ मेंशन किया गया है उसका क्या मतलब होता है। विथ साइकोटिक फ़ीचर्स का मतलब होता है ऐसे फ़ीचर्स जिसमें पेशेंट को जो है ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, या उसके दिमाग में कुछ ऐसे अजीब व गरीब ख़यालात आते हैं जो कि उसके जहनी मरीज़ होने की निशानदही करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विथ साइकोटिक फ़ीचर्स। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि प्रॉपर वे में मेंटल नहीं होते, लेकिन उनको कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे होते हैं, तो उनको फिर हम मेंशन कर देते हैं कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं और ये साइकोटिक फ़ीचर्स की निशानदही कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम जो हमने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर पढ़ा, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें हम कहते हैं कि विद साइकोटिक फ़ीचर्स में क्या होता है कि डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? स्किज़ोफ्रेनिया में टर्म्स यूज़ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कभी हमने दोबारा लेक्चर अपने स्टार्ट किए DSM-5 पे जो हमारे डिसऑर्डर्स रह गए हैं उनसे मुतलिक, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स आर प्रेजेंट एट एनी टाइम। हेलुसिनेशंस या फिर डिल्यूजन्स जो हैं वो किसी भी वक्त मौजूद हो सकती हैं। मोटा सा बता देती हूँ, डिल्यूजन्स का मतलब होता है ऐसे आपके अकायद जो कि रियलिटी बेस्ड ना हो। जैसे आपका ये यकीन होना कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, कोई मुझे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये डिल्यूजन्स होते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों को ये होता है कि हम जो हैं कोई अहम शख्सियत हैं, हमारे पास फरिश्ते आते हैं, हम वली हैं, तो ये सारी डिल्यूजन्स में चली जाती हैं। हेलुसिनेशंस ऐसी टर्म्स होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि पेशेंट्स को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एक आम इंसान को सुनाई नहीं देती, और वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती लेकिन उसे दिखाई देती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो दोनों है डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, ये दोनों ही मौजूद होती हैं। और कब मौजूद होती हैं? जब कोई पेशेंट ऐसे फेज से गुज़र रहा हो जो कि उसका मैनिक हो या मेजर डिप्रेसिव हो। ठीक है, बाइपोलर 1 में वैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैनिक एपिसोड्स होती हैं, लेकिन मैनिक के साथ मेजर डिप्रेसिव भी मिक्स फीचर्स के साथ आ सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये दोनों जब सिम्टम्स डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस मौजूद होंगी तो हम फिर उसको विद साइकोटिक फ़ीचर्स जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, और विद साइकोटिक फ़ीचर्स की आगे भी बहुत सी किस्में इन्होंने DSM-5 में बयान की हुई हैं। अगर हम वो पढ़ने लग जाएं तो वो हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो विद साइकोटिक फ़ीचर्स का मेन जो है वो आपको बस समझ आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको साइकोटिक फ़ीचर्स मौजूद हों, ठीक है, आपको पता है पेशेंट जो हेलुसिनेशंस का भी जिक्र कर रहा है और डिल्यूजन्स भी उसको आ रहे हैं, तो उस वक्त
हम क्या करते हैं, फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं। स्पेसिफाई का मतलब होता है वजाहत करना। तो हम बता देते हैं कि पेशेंट्स का जो मूड है वो कौन सा है। अब मूड्स भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं विद साइकोटिक फीचर, ठीक है। एक जो मूड होता है विद मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, और दूसरा जो होता है विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, ठीक है। अब ये दोनों मूड्स क्या होते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जी तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे विद मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स और विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स के बारे में। विद मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स क्या फीचर्स होंगे? ये ऐसे फीचर्स होंगे जिनमें हेलुसिनेशन और डिलीरेंस दोनों ही मौजूद होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक बात डिफरेंट होगी वो ये होगी कि विद कॉन्ग्रुएंट मूड साइकोटिक फीचर्स जो होंगे, इसके अंदर पर्सन जो होगा उसकी जो इमोशनल स्टेट होगी ना, वो उस वक्त की सिचुएशन और हालात के मुताबिक होगी जो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। यानी वो अपनी सोच के मुताबिक इसमें काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है वो ये कहता है कि मेरी जो है दोस्ती है, इंग्लैंड की जो क्वीन है उसके साथ मेरी दोस्ती है और मैं उसके साथ चाय पी रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो अपने एक माइंड में वो चीज़ बना के उसके साथ वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है, ठीक है, कि मैं जो हूँ मेरी तो दोस्ती जो मलका के साथ है इंग्लैंड की। तो ये उसके मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स हैं, ठीक है। यानी कि उसके मूड के मुताबिक ये काम हो रहा है, जैसा वो चाह रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो इमोशनल स्टेट होती है, जो उस वक्त के सर्कमस्टांसिस होते हैं ना, जो सिचुएशन होती है उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, उससे तजाद कर रही होती है। वो कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें अगर दो शख्स आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं ना, कर रहे होंगे, तो वो पेशेंट जो है वो ये सोच रहा होगा कि ये दोनों जो है मेरे ही बारे में सरगोशी कर रहे हैं, मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी उस वक्त सूरत हाल कुछ और है, लेकिन पेशेंट उसके उलट बात को सोच रहा है। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको साइकोटिक फीचर्स जो है वो समझ आ गए होंगे और आपको ये समझ आ गई होगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो हैं उनको किस तरीके से विद साइकोटिक फीचर जो है वो मेंशन किया जा सकता है। यहाँ एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि विद साइकोटिक फीचर आप उस वक्त मेंशन करोगे बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर पेशेंट के अंदर आप हेलुसिनेशंस और डिलीरेंस, या तो हेलुसिनेशंस को देखें कि हेलुसिनेशंस हो रही है पेशेंट को, या फिर डिलीरेंस हो रही हैं, इन दोनों में से कोई एक हो रही हैं, तो फिर आप उसको साइकोटिक फीचर्स के साथ मेंशन कर दोगे, बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। अच्छा, साइकोटिक फीचर्स के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स को जो है मज़ीद जो स्पेसिफायर्स हैं वो दिए गए हैं, उनके साथ हम बयान कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें पहला जो है वो है विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस। अब पहले हम जान लेते हैं कि एनॉक्सियस डिस्ट्रेस क्या होता है। एनॉक्सियस डिस्ट्रेस जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि जो पेशेंट होता है दिन के ज़्यादातर हिस्से में जो है टेंस रहता है, परेशान रहता है, बेसुकूनी की हालत में रहता है और घबराया होने की वजह से, घबराहट की वजह से, परेशानी की वजह से उसकी जो तवज्जो होती है वो भी मुश्किल, वो चीज़ों पे तवज्जो देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसे हर वक्त ऐसा खौफ रहता है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसा जो पेशेंट्स होता है उसे ये भी हर वक्त ख़तरा रहता है कि उसका जो ख़ुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो एपिसोड्स होती हैं ये कम अज़ कम, इनमें से जितनी भी एपिसोड्स आपको बताई गई हैं, 2 एपिसोड जो हैं वो दिन के ज़्यादातर हिस्से में पेशेंट्स को मौजूद रहती हैं, ठीक है। और ये जो मैंने भी आपको अलामात बताई हैं, तमाम तर अलामात उस वक्त आ रही होंगी जब पेशेंट मैनिया, हाइपोमैनिया या डिप्रेसिव जो एपिसोड्स हैं उनका शिकार होगा। यानी अगर पेशेंट को मैनिया, हाइपोमैनिया या मेजर डिप्रेसिव, इन तीनों में से कोई भी एपिसोड्स आ रही हैं और उन एपिसोड्स के दरमियान पेशेंट जो है आपको शिकायत करता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मुझे थकावट का भी एहसास होता है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया रहता हूँ, मैं तवज्जो जो है वो नहीं दे पाता चीज़ों पे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने ऊपर से कंट्रोल को खो दूंगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। ये तमाम तर कंडीशंस पेशेंट आपको साथ बता रहा है, ठीक है। और उधर आपको मैनिक, हाइपोमैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स जो है उनमें से मुकम्मल क्राइटेरिया नहीं मिल रहा, तो फिर हम उसको मेंशन कर देते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस,
ठीक है, ये भी इस तरह भी हो सकता है। और अगर वहाँ से हमें क्राइटेरिया मिल रहा है लेकिन उसके अलावा ये सिम्टम्स भी हमें बीच में दिखाई दे रहे हैं तो फिर हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये जो स्पेसिफायर्स जो बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफायर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं DSM-5 में। ठीक है, तो इन स्पेसिफायर्स की भी फिर आगे स्वेरिटी बताई गई है कि ये माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं या स्वेयर किस किस्म के होते हैं। अगर देखें ये जो भी मैंने आपको विद नॉक्सियस डिस्ट्रेस बताया है ना, अगर इसकी आप स्वेरिटी की बात करें ना तो इसमें माइल्ड उस वक्त होगा 2 सिम्टम्स मौजूद होंगे, यानी ये जो आपको मैंने 1 to 5 सिम्टम्स बताए हैं इनमें से कोई से 2 मौजूद होंगे तो आप कह सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ प्रेजेंट विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस, माइल्ड एनॉक्सियस डिस्ट्रेस। ठीक है, और मॉडरेट क्या होगा जब इसमें 3 सिम्टम्स होंगी, यानी 1 to 5 3 सिम्टम्स होंगी। और मॉडरेट हम उस वक्त कहेंगे इसको मॉडरेट टू स्वेयर जब 4 to 5 सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद होंगी। और स्वेयर किस्म जो है उस वक्त ये बन जाएगी जब ये 4 to 5 सिम्टम्स तो होंगी उसके अलावा मोटर एजिटेशन जो है वो भी पेशेंट में पाई जाएगी। मोटर एजिटेशन क्या होती है मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? जी, तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफायर्स फॉर बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया स्पेसिफायर वो किया है विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि हमारा स्पेसिफायर है विद मिक्स्ड फीचर। विद मिक्स्ड फीचर स्पेसिफायर हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसके अंदर मैनिक, हाइपोमैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स बाइपोलर 1 और 2 दोनों की मौजूद होंगी। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो मैनिक या हाइपोमैनिक के फुल क्राइटेरिया के साथ आता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, तो उसे हम विद मिक्स्ड फीचर्स जो हैं वो दर्ज झैल क्राइटेरिया की हेल्प से जो है वो मेंशन करेंगे। जो क्राइटेरिया भी मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर इस क्राइटेरिया में से कम से कम पेशेंट को जो है 3 सिम्टम्स मौजूद हों और वो दिन के ज़्यादातर हिस्से में मौजूद हों तो हम कहेंगे मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड विद मिक्स्ड फीचर। अब क्राइटेरिया आप ज़रा गौर से सुन लें। नंबर 1 जो सिम्टम हो कि क्लाइंट का ज़्यादातर दिन जो है मूड डिप्रेस्ड हो, ठीक है, यानी कि वो उदास रहता हो, उसे जो है ऐसा महसूस होता हो जैसे कि वो खाली है। सिम्टम नंबर 2 पेशेंट का जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उनके अंदर से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। नंबर 3 पेशेंट के अंदर साइकोमोटर रिटार्डेशन जो है वो मौजूद हो। अब साइकोमोटर रिटार्डेशन क्या है मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइकोमोटर रिटार्डेशन जो होती है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि किसी भी फ़र्द की जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल एक्टिविटीज़ दोनों, ठीक है, उनको स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम नंबर 3 मैंने अभी आपको बताया है तो इसमें आपको नज़र आएगा कि वो पेशेंट जो है उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो हो गई हैं, यानी कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो गई हैं, ठीक है, या फिर उसका थिंकिंग जो प्रोसीजर है वो स्लो हो गया। ठीक है, 4th सिम्टम जो है क्लाइंट में ये नज़र आना चाहिए कि उसे फटीग जो है वो फील हो रही हो, यानी थकावट का एहसास हो रहा हो या उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके अंदर से एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई है। 5th फीचर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्लाइंट को ऐसा महसूस हो कि वो वर्थलेस हो गया है, यानी उसकी कोई भी कदर कीमत नहीं रही, यानी फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस उसमें होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो कि उसे बहुत ज़्यादा किसी भी किस्म का ना कोई गिल्ट है वो महसूस होता हो, उसे लगता हो कि उसकी कहीं ना कहीं कोई गुनाह किया है, कोई एहसास जुर्म है उसके अंदर, वो क्लाइंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। और नंबर 6 जो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि क्लाइंट में रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ आनी चाहिए। ये आपको 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर इन 6 पॉइंट में से कोई से भी 3 आपके पास सिम्टम्स हों, ठीक है, और उसके साथ मैनिक या हाइपोमैनिक का फुल क्राइटेरिया हो तो हम कह देंगे कि मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स विद मिक्स्ड फीचर। क्लियर हो गया ये पॉइंट?
जी तो स्टूडेंट वो तो हमने पढ़ा है कि हाइपोमैनिक या मैनिक एपिसोड्स विद मिक्स्ड फीचर। अगर हमारे पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हों तो उनको हम मिक्स्ड फीचर्स के साथ कैसे मेंशन करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो मेजर डिप्रेसिव जो एपिसोड्स हैं उनको फेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसमें जो सिम्टम्स हैं वो मौजूद हैं मैनिक या हाइपोमैनिक के। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया मुकम्मल है उसके अंदर, जबकि मैनिक या हाइपोमैनिक जो एपिसोड्स हैं उनमें से कम कम 3 सिम्टम्स जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। मैंने आपको मैनिक और हाइपोमैनिक के तमाम तर सिम्टम्स बताए हुए हैं ना अकॉर्डिंग टू DSM-5, तो उन्हीं सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि हाइपोमैनिक या मैनिक एपिसोड्स के जो सिम्टम्स दिए गए हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया है ना, उसमें से मैक्सिमम 3 सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद हों और दिन के ज़्यादातर हिस्से में वो सिम्टम्स मौजूद हों, तो फिर हम जो है डायग्नोज कर देते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड्स विद मिक्स्ड फीचर्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? जी तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट स्पेसिफायर की बात करते हैं जो कि है विद मेलनकॉलिक फीचर्स। मेलनकॉलिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी पेशेंट की मूवमेंट्स, थॉट्स और स्पीच ये स्लो डाउन हो जाती है। मेलनकॉलिक फीचर्स को हम उस वक्त एसोसिएट कर देंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जब हमारे पास क्राइटेरिया A और क्राइटेरिया B ये जो है जो DSM-5 के अकॉर्डिंगली होगा, तो हम उसको डायग्नोज कर देंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर विद मेलनकॉलिक फीचर्स। क्राइटेरिया A जो है वो ये कहता है कि आपको 2 सिम्टम्स बताए जाएंगे, उनमें से कोई एक सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर मौजूद हो, जबकि क्राइटेरिया B जो है वो ये कहता है कि आपको जो सिम्टम्स बताए जाएंगे 1 to 6 इनमें से कम 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद हों। पहले क्राइटेरिया A की तरफ आते हैं जो कि हमें 2 सिम्टम्स बता रहा है, एक लॉस ऑफ प्लेयर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ में प्लेयर का लॉस हो जाना, ठीक है, खुशी का एहसास जो है वो ख़त्म हो जाना। और सेकंड पॉइंट जो है लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू यूजुअली प्लेयरेबल स्टिमुलाई, ऐसी चीज़ों से दिलचस्पी ख़त्म हो जाना जिनसे कभी पेशेंट जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट हो, कोई एक सिम्टम होगा तो वो क्राइटेरिया A पे पूरा उतरेगा। फिर क्राइटेरिया B जो है इसमें 6 सिम्टम्स बताई गई हैं जिनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट सिम्टम्स जो है डिप्रेस्ड मूड, सेकंड सिम्टम्स जो है उसमें डिप्रेशन हो लेकिन वो डिप्रेशन ज़्यादातर दिन के वक्त हो। ठीक है, थर्ड सिम्टम्स जो है सुबह के वक्त जल्दी आँख खुल जाना, यानी कि जो आम रूटीन में अगर 6 बजे उठता है तो मेलनकॉलिक फीचर्स में उसकी आँख जो है 2 घंटे पहले खुल जाएगी। और फिर उसके अलावा जो है साइकोमोटर एजिटेशन मौजूद हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है। और नंबर 5 जो है उसका वेट लॉस होता हो, और नंबर 6 जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई गिल्ट हो। ठीक है, अगर इन 6 में से कोई 3 सिम्टम्स मौजूद हैं या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद हैं और क्राइटेरिया A से एक सिम्टम मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर विद मेलाकोनिक फीचर्स। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्पेसिफायर की बात करते हैं जो कि है विद एटिपिकल फीचर्स। एटिपिकल फीचर के क्राइटेरिया को जानने से पहले एटिपिकल फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एटिपिकल फीचर्स जो होते हैं क्लाइंट के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को कहते हैं, जिसकी वजह से फ़र्द के जो मूड में है टेम्पोरेरी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, यानी आर्जी तौर पर फ़र्द के मिजाज के अंदर खुश मिजाजी आ जाना वो एटिपिकल फीचर्स में शामिल किया जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर विद एटिपिकल फीचर्स मेंशन करने के लिए आपके पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स क्लाइंट को आना ज़रूरी है, और जब क्लाइंट जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उस वक्त एटिपिकल का क्राइटेरिया A और B आपको बयान किया जाएगा, उसमें जो सिम्टम्स दिए गए हैं वो मौजूद होना ज़रूरी है। क्राइटेरिया A में सिर्फ एक सिम्टम दिया गया है, वो मौजूद होना चाहिए, यानी कि मूड रिएक्टिविटी जो है वो क्लाइंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। मूड रिएक्टिविटी एक नॉर्मल बिहेवियर है जिसमें कि क्लाइंट का जो मूड है वो अच्छे इवेंट्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि एक तो ये सिम्टम हो। फिर सिम्टम B जो है क्राइटेरिया B जो है उसके अंदर मज़ीद आपको 4 सिम्टम्स बताए गए हैं। उन 4 सिम्टम्स में से कम 2 सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के अंदर लाजमी मौजूद हों। नंबर 1 जो है उनका वेट गेन हो,
और या फिर उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती हो। फिर उसके अलावा नंबर 2, उनको हाइपरसोमनिया हो, यानी बहुत ज़्यादा उनको नींद आती हो। नंबर 3 पे जो है उनको लीडन पैरालिसिस हो, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस हो उनकी टांगें या उनके बाजू जो हैं वो थके हुए हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, यानी फटीग की जो एक होती है ना सेंसेशन के, फिर फटीग का एहसास होता है उनको, फटीग का एहसास, उन्हें थकावट का एहसास हो। और 4th पॉइंट जो है वो ये है कि क्लाइंट के अंदर मूड डिस्टर्बेंस हो और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो इम्पेयरमेंट का शिकार हो, यानी कि सोशल और उनकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। अब क्राइटेरिया ए का एक सिम्टम्स वो मौजूद हो और क्राइटेरिया बी जो है उसके कम से कम इन 4 में से 2 सिम्टम्स मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर विद एटिपिकल फीचर्स। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट सी दिया गया है क्राइटेरिया, जिसमें आपको एक बात को याद रखना है कि क्राइटेरिया आर नॉट मेट फॉर विद मेलनकॉलिक फीचर्स और विद कैटाटोनिया ड्यूरिंग द सेम एपिसोड्स। अगर आपके पास आप जो है डायग्नोज कर रहे हो एटिपिकल फीचर्स, तो आपने ये ख्याल रखना है कि उस दौरान पेशेंट जो है उसको मेलनकॉलिक के फीचर्स ना आ रहे हों और कैटाटोनिया के फीचर्स ना आ रहे हों। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के कुछ स्पेसिफायर्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं, जैसे कि विद रैपिड साइक्लिंग, विद कैटाटोनिया, विद पेरिपार्टम ऑनसेट, विद सीजनल पैटर्न, और भी ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम इनको भी ज़रूर जानेंगे। मैं आपको इनके बारे में कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मोटा मोटा बता दूंगी कि ये क्या होते हैं। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बताया है, इनके स्पेसिफायर्स के बारे में, वो ये इसलिए बताया है ताकि आपको पता हो कि कोई डिसऑर्डर अगर हो तो हम उसको किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर दुख, हर तकलीफ़, हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।